हाय फ्रेंड्स, मैं नीरज कुमार यादव और आज आप लोगों के लिए कक्षा 10 का 822 IB का मैं यहाँ पर पेपर बताऊंगा। सारा बहुविकल्प एक एक कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा। सारा कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और इसी कॉन्सेप्ट में से बहुत सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पर आएंगे बोर्ड पेपर में। तो देखिए, पहला क्वेश्चन से आप लोगों के पास शुरू कर रहे हैं। जो दिया है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को 65P-117 के रूप में व्यक्त किया जाता है, तो P का मान क्या है। तो मेरे फ्रेंडो, आप लोग इस क्वेश्चन को लगाना शुरू कर दीजिए, करने का प्रयास कीजिए कैसे कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं इधर बताने का भी प्रयास कर रहा हूँ। देखिए, कह रहा है कि 65 और 117 के HCF को, तो पहले HCF निकालेंगे किसका, 65 और 117 का। तो आप लोगों को डिवीजन मेथड से यानी भाग विधि से निकालना आ रहा होगा। तो 65 से 117 में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कितना बार जाएगा, एक बार। तो 65 आएगा, 7 में से 5 जाएगा तो 2 होगा, और 11 में से 6 जाएगा तो 5, और फिर 52 से करेंगे 65 में। ऐसा आप लोग को करने आता होगा। नहीं आता होगा तो सीख लीजिए कि उसको अंदर कर देते हैं। फिर कितना बार में भाग जाएगा, एक बार में। फिर कितना हो जाएगा, 52। तो यहाँ पर बचेगा कितना, 3, 6 में से 5 जाएगा 1, और फिर अंदर आ जाएगा 52। आज जैसे ही कट जाएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही। यानी कि HCF कितना निकल गया, 13। तो यही हम लोग को लिखना है, HCF = 13। और 13 बराबर होगा, इसको जब लिखा जा सकता है तो 65P और माइनस के 70। हम लोगों को P का मान निकालना है। ये 65P-17 इसका HCF है। देखिए यहाँ पर कहा है कि 65 और 117 का HCF यही है। क्या है, यही है, यानी कि 65P-117। तो हम लोग इसका HCF निकाल लिए। तो HCF कितना निकल गया, 13। और जब 13 HCF निकल गया तो इसी से हम लोग P का मान क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे। जब यहाँ से P का मान निकालेंगे तो यहाँ पर जो 117 है वो इधर किस में है, माइनस में है, इधर आएगा तो प्लस में। तो 13 + 117 बराबर में 65P। अब 13 और 117 को ऐड करेंगे, 13 और 117 को ऐड करेंगे। जब 13 और 117 को ऐड करेंगे तो देखिए कितना होता है, 7 3 10 के 0 हासिल 1 1 1 2 और 1 3, यानी आ गया 130 बराबर 65P। अब देखिए 65 इधर गुणा में, इधर आएगा तो भागा में, डायरेक्ट कटा दे रहा हूँ, 2 बार में कट जाएगा। यानी P का मान कितना आ गया, 2। आप लोग को आया होगा इसका कंसेप्ट समझ में। तो HCF ऐसा ही क्वेश्चन वहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो ये पेपर के लिए ही मैं ये क्वेश्चन उठा कर लाया हूँ, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह पेपर, इसलिए मैं इसको लेकर आया। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 2। कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर, आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, जो 2 tan 45 + 1 + tan² 45 का मान होगा, इसी का मान पूछ रहा है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 2 tan 45 का मान लिखना है यहाँ पर। जैसे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखेंगे 2 × tan 45 का मान कितना होता है, 1, और बटा 1 + tan 45 का मान 1 1 का वर्ग, यानी आ जाएगा 2 2 कम 2 बटा 1 + 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा, यानी कि 2 बटा 1 + 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2, और 2 से 2 कट गया, कितना आ गया, 1। और 1 जब आ गया तो 1 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने है, जो आप लोग देख सकते हैं। इसका लॉसा निकालना है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए इस क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, यानी कि LCM निकालना है। तो LCM आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, 15 18 और 24 का। जी हाँ, देखिए मैं निकाल दे रहा हूँ, ये अभी सीख लीजिए। 15 18 और 24 का निकालना है। 15 लिखेंगे, 18 लिखेंगे और फिर 24 लिखेंगे। उसके बाद इसको कटाएंगे तो कितना से कटेगा, 3 से कटेगा। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24। अब देखिए एक बार 2 से कटाएंगे तो 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 4 8। अब यह किसी दो अंक नहीं कटेगा, यानी कि देखेंगे कब तक 2 अंक कट रहा था। यहाँ से 3 अंक कट रहा था 3 से, यहाँ से ये 6 और 8 कट रहा था 2 से। अब यहाँ पर कोई भी कटेगा नहीं, इसीलिए यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 3 दूनी 6, 6 × 5 = 30, 30 3 90, और 90 अब में 4 से गुणा करेंगे तो 9 × 36 यानी 360 इज द राइट आंसर। देखिए आप लोग आंसर मिलाइए, LCM इसका जो होगा वो कितना हो जाएगा, 360। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि 148 और 185 का सरलतम रूप है। देखिए इसका सिंपल सा फंड है, क्योंकि टाइम को हम लोग को देखते चलना है, तो इसलिए लिखेंगे 148 बटा 185। अब चूंकि 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी अंकों को जोड़ दीजिए, तो 8 4 12 13, यानी कि 3 से नहीं कटेगा। और 2 से विभाज्यता होता है कि लास्ट में 0 2 4 6 8, इन सभी में से यदि रहेगा तो वह 2 से कट जाएगा। इस नियम को ध्यान रखिएगा, नियम को ध्यान रखना है। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है कि अंकों का योग, उसके बाद 3 से भी नहीं कटेगा। अब चलते हैं
5 से, तो 5 से नीचे वाला तो कट जाएगा, क्योंकि 5 से वही कटता है जिसमें 5 होता है लास्ट में अंक के, या फिर 0 होता है, तभी वो 5 से कटेगा, अन्यथा नहीं कटेगा। तो 5 से भी नहीं कटेगा। अब चलते हैं, 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं। तो 7 से सिंपल सा नियम है, आप लोगों को उसमें भाग देना ही पड़ेगा। 7 दूनी 14, यानी कि 7 से भी नहीं कटेगा। जब भाग देंगे 7 दूनी 14, 8 बच जाएगा, नहीं कटेगा। 7 से कटाने के बाद हम चलते हैं 9 से, तो 9 से भी नहीं कटेगा। अगर ऐसा आप लोगों को यदि करने में मान लो कोई दिक्कत हो रहा हो, तो आराम से इसका HCF निकाल सकते हैं, और HCF जो आएगा उसी से हम लोग कटा देंगे। तो चलिए HCF ही निकाल लिया जाए। तो लिखेंगे 185 और भागे 148, एक बार में जाएगा, हो जाएगा 148, बचेगा 15 में से 8 जाएगा 7, और 7 में से 4 जाएगा 3, और ये कट जाएगा। फिर अंदर आ जाएगा 37 और इन्हें 148। अब कितना बार में जाएगा, तो 40 या 120 होता है, और 4 के 16, 160 हो जाएगा, इसलिए 3 बार ही जाएगा। ठीक, तो 17 के 21 के 1 हासिल 2, और 33 के 9 2 11, 8 में से 1 जाएगा 7, 8 में से 1 गया 7, और उसके बाद कितना बचेगा, 4 में से 1 जाएगा 3, यानी कट ही जा रहा है 4 बार में, 4 बार में कट जा रहा है। देखिए, तो 4 से कटाएंगे तो 4 7 28 के 8 हासिल 2, और 4 3 12 2 14, कट गया। यानी कि इसका HCF कितना आ गया, 37। यानी कि देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दिया था ये सीधे 37 से कटेगा। कितना से कटेगा, 37 से। और जब 37 से इसको कटाएंगे तो आप लोग देखें कि 37 से 148 कितना बार में कटा, 4 बार में। तो ऊपर हो जाएगा 148, और बाटा में जो 185 था, जब हम लोग 37 से कटाए तो ये कट गया 4 बार में। और इसमें जब हम लोग भाग देंगे 37 से, तो देख लीजिए कितना बार में आएगा, 37 लास्ट में 5 लाना है, 5 बार में ले जा सकते हैं। 7 5 35 के 5 3 7 15 15 3 18, यानी कि कितना बार में कट गया, 5 बार में। तो इसका आंसर क्या होगा, 4/5 इज द राइट आंसर। आप लोग को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। यदि नहीं आया है तो आप कमेंट में कीजिए, मैं ज़रूर उसको सॉल्व कराऊंगा फिर से। ठीक, अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 5 नंबर पर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो है अब इधर है, तो उसको दिखा रहा हूँ आप लोगों को। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वे आपके सामने कह रहा है कि P के किस मान के लिए ये रेखाएं समपाती निरूपित करती है, माने कि समपाती है, ये बताना है। तो आप लोग जानते हो कि कोई भी रेखाएं समपाती तभी होती है। इस कॉन्सेप्ट को अब याद रख लीजिए कि समपाती कब होती है। कोई भी रेखाएं समपाती तभी होगी जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, यानी कि तीनों ही मान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो चलिए इसको भी हल करते हैं। तो A1/A2, देखिए A1 का मान कितना है, 3, और A2 का मान 6, यानी कि 3/6 बराबर B1/B2 करना है ना। तो B1 का मान कितना है, -1, और B2 का मान P, यानी कि -1 और बाटा में -P। C1C2 का मान -8 बटा -16, -8 बटा -16। अब देखिए बराबर देखा जाए कि बराबर है कि नहीं, तो 3 दूनी 6, यहाँ पर आ गया 1/2, 1 से 1 कट गया, कितना बचा 1/P, और फिर 8 दूनी 16, ये भी कितना आ गया 1/2। अब इस किसी भी दो को आप लोग हल कर सकते हैं। तो जैसे ही हल करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई इन दोनों को किया जाए, इसको छोड़ दिया जाए, तो इन दोनों को करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो P होगा, और 2 एकम 2, यानी कि P का मान कितना आ गया 2। तो इसलिए इसका 2 इज द राइट आंसर हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन। क्लियर। चलते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने, तो समपाती का आप लोग यही याद रखिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब 6 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है कि इतना इतना द्वारा निरूपित रेखाएं परस्पर समानांतर है, ये समांतर अब कह रहा है। वहाँ पर समपाती कहा, अब समांतर कह रहा है। तो समांतर का नियम यही होता है, ये ध्यान रखिएगा कि A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ध्यान रहेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। ट्रिक समझिए, ट्रिक में यह इसको याद रखने का है कि समांतर रेखाएं हमेशा एक दूसरे के पैरेलल चलती है, यानी काटती नहीं है। तो आप जानिएगा कि जब नहीं काटती है तो ऐसे लिखेंगे, और उसके बाद एगो नियम यह याद रखना है कि समांतर रेखाएं तभी होती है जब एक दूसरे के पैरेलल चलती है, यानी कि बराबर होती है, और दूसरा वाला में नॉट इक्वल टू। इस तरह से याद रहेगा। उसके बाद इसमें समपाती का मतलब होता है एक ही रेखा पर उहो रेखा। समपाती का मतलब क्या होता है, एक ही रेखा पर उहो रेखा। जैसे ये एक मैं रेखा खींचा और इसी रेखा पर एक और रेखा खींच दिया, समझ में आया कि 2 रेखा है, नहीं है, तो इन्हीं 2 रेखाओं को समपाती रेखा कहेंगे। ठीक, तो वही होता है। तो जब ये बताइए, जब यहाँ पर A1 लेंगे तो यहाँ पर A2 भी लेंगे, इसीलिए A1/A2 जो होता है B1/B2 को और C1/C2 के तीनों के बराबर होता है। तो आप लोग को यह समझ में जरूर आया होगा। और एक होता है और अद्वितीय हल होता है, वो होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसके लिए होता है अद्वितीय हल, माने उसका एक ही हल होगा। ये तीनों आप लोग को याद रखना है।
ठीक। हाँ, तो हम लोग देख रहे थे कि समांतर है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ से मान लिखेंगे, जैसे कि 6 नंबर में जो मान दिया गया है, ए का मान दिया है 3, तो रखते हैं यहाँ पर। फिर मैं सूत्र लिख दे रहा हूँ, A1/A2 बराबर B1/B2 इज नॉट इक्वल टू किसके लिए होता है, C1/C2 समांतर के लिए होता है ना। तो A1 का मान कितना है 3, जो पहले नंबर पर होता है A1, तो 3/A2 का मान 2, A2 का मान 2, और B1 का मान कितना है, तो यहाँ पर 2p है। B1 का मान कितना है 2p, तो लिखेंगे 2p बटा B2 का मान 5। अब इसी को हम लोग को दो ही से मतलब ही है, क्योंकि C1 तो नॉट इक्वल टू है, क्योंकि 1/2 आएगा, 2/1 आएगा, माइनस के 2 और बटा में माइनस के 1, प्लस का 1, माइनस के 2 बटा प्लस के 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसको इधर लाएंगे तो माइनस होगा, ये ऑलरेडी इधर दिया है। क्लियर। अब इन दोनों को हम लोग को हल कर लेना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15 हो जाएगा, और 2 2 जा 4p, यानी कि p का मान आएगा 4, इधर गुणा में इधर आएगा तो भागा में 15/4, तो 15/4 इज द राइट आंसर। आई होप ये भी क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो चलते हम 7 नंबर क्वेश्चन पर, जो आपके सामने आ रहा है। यह एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन दोबारा से बोर्ड पेपर में जरूर देखने को मिलेंगे, और ये इस चैप्टर से तो जरूर आएगा, ध्यान रखिएगा। यहाँ से जरूर देखने को क्वेश्चन मिलेगा, और यहाँ से भी। ये तो 100% लगभग गारंटी है, 100% के करीब में गारंटी है। 100 तो नहीं कहूँगा, लेकिन 90 जरूर कहूँगा कि 90% के करीब में गारंटी है कि वहाँ से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। तो 7 नंबर क्वेश्चन को यदि हम लोग हल करेंगे तो दिया है कि 15 cot थीटा बराबर 8, यानी कि 15 cot थीटा बराबर में कितना 8। अब ये बताइए, इधर इधर गुणा में, इसको नियम को ध्यान रखिएगा, ऐसे जब रहेगा जब भी, तो ये इधर गुणा में उधर जाएगा तो भागा में, तो cot थीटा बराबर सीधे आ गया 8/15। अब ये बताइए cot थीटा का सूत्र क्या होता है। तो cot थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यही ना होता है। क्योंकि आप लोगों को याद है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का, इसको याद रखिएगा। देखिए मैं कॉन्सेप्ट के साथ सब चीज़ बता रहा हूँ। ये लंब बटा क्या है, कर्ण, और जब लंब बटा कर्ण हो गया तो किसका मान हो गया, साइन का, तो पहला साइन हो गया। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, कॉस का, आधार बटा कर्ण कॉस का। अब ये देखिए लंब बटा आधार किसका होता है, टैन का। तो यहाँ पर आप लोग भी देख लीजिए, यहाँ पर लंब नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, आधार, क्योंकि ये सब उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा टैन का है, तो इसको जब उल्टा करेंगे तो हो जाएगा कॉट का, जब कर्ण बटा आधार करेंगे तो हो जाएगा सेक का, और जब कर्ण बटा लंब करेंगे तो हो जाएगा किसका का, साइन का, कोसेक का, किसका, कोसेक का। तो ये भी नियम आप लोग को याद होगा कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। नहीं याद है तो लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन बनेगा। और कॉस का जो होता है वो आधार बटा कर्ण, और टैन का लंब बटा आधार, और अब आगे जाएंगे कॉट का तो आधार बटा लंब, और सेक का तो कर्ण बटा आधार, कोसेक का तो कर्ण बटा लंब। क्लियर। तो वही यहाँ पर नियम लागू करना है। यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा, आधार और बटा में लंब। अब देखिए तो आधार ऊपर है और लंब नीचे है, अतः यहाँ पर जो आधार हो गया वो 8 हो गया, जो लंब हो गया वह 15 हो गया। तब इसी से पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। क्लियर है आप लोगों को, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये बताइए लंब कितना है 15, तो 15 का वर्ग लिखेंगे, प्लस आधार कितना है 8, तो 8 का वर्ग, 15 15 है 225, 8 8 है 64, दोनों को जोड़ देंगे 5 4 9 और 6 2 8, 289 हो गया। और इधर है कर्ण का वर्ग, तो इधर वर्ग इधर आएगा तो कर्ण, तो के बराबर हो जाएगा रूट में 289, और 289 कितना का होता है 17 का, तो के का मान कितना आ गया 17। और जब के का मान 17 आ गया, किसका पूछ रहा है, साइन थीटा। तो आप लोग जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है, यहाँ पर अभी आप लोग देखें कि लंब बटा कर्ण यानी एल बटा के। तो ये बताइए एल का मान कितना निकला था यहाँ पर 15, कितना निकला था 15, और कर्ण कितना है 17, तो कितना आ गया 15/17, इसलिए डी इज द राइट आंसर 15/17। क्लियर। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे 8 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 8 नंबर जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। समरूप त्रिभुज में हमेशा कोण बराबर रहती है, ये ध्यान रखिएगा। समरूप त्रिभुज, जैसे मैं यहाँ एक छोटा सा त्रिभुज बना दिया, ठीक। ये जब मैं छोटा सा ये आप लोग के सामने त्रिभुज बनाया तो देखिए यहाँ पर मैं एक बड़ा भी त्रिभुज बना दिया, लेकिन फिर भी दोनों के ये, चूँकि मान लीजिए कि समरूप है, तो समरूप होने का मतलब कि इसका ये कोण इसके बराबर होगा, ये कोण इसके बराबर होगा, और ये कोण इसके बराबर होगा। तो इसका मैं नाम दे दे रहा हूँ A B C, इसका X Y और Z,
अब चलते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कह रहा है कि कोण ए बराबर 75। कोण ए का मान, इसका मान दे दिया कितना अंश, 75 अंश। ठीक, तो इसका जब मान 75 अंश दे दिया तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 75। क्लियर। उसके बाद वाई पे चलते हैं। वाई का मान कितना अंश, 57 अंश। ये बताइए, जब ये दे दिया 57 तो ये भी कितना होगा, 57। क्लियर। अब आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है तो कोण सी का मान बताइए। तो कोण सी का ही ना मान बताना है। तो ये बताइए, ये 75 हो गया, ये 57 हो गया। आज त्रिभुज में कितने अंश का कोण बनता है, 180 अंश का। तो लिखेंगे 180 बराबर 75 प्लस 57 प्लस कोण सी। क्लियर। अब दोनों को जोड़ेंगे, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना। तो लिखेंगे 180 माइनस, दोनों को जोड़ दिया जाए, 7 5 12 का 2 हासिल 1, और 7 और 5 12 1 13, यानी कितना आ गया 132 बराबर कोण सी। अब घटा दीजिए, 10 में से 2 जाएगा 8, उसके बाद 7 में से 3 जाएगा 4, यानी कि कोण सी बराबर कितना अंश आ गया, 48 अंश। आई होप ये भी क्लियर हुआ होगा। तो ये ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही है। क्लियर। अब चलते हैं हम आगे क्वेश्चन। देखिए एक एक कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ। आगे क्वेश्चन 9 नंबर तो वेरी इजी क्वेश्चन है। कह रहा है केवल कि -3/4 के मूल बिंदु से दूरी है। ये बताइए मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0। और यहाँ पर कितना कह रहा है, -3 और 4, -3 और 4। तो देखिए -3 और कितना 4। अब इन्हीं दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो ये बताइए, आप लोग सूत्र जानते हैं कि दूरी d बराबर अंडर रूट में x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। सूत्र याद रखिएगा, जो मैं सूत्र बता रहा हूँ इन सभी सूत्रों से लगभग आपके 10 या 15 क्वेश्चन वहाँ पर बन जाएंगे। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ। तो देखिए x1 का मान कितना होगा, 0, और माइनस x2 का मान 3, और माइनस माइनस क्या हो जाए, माइनस ये प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस 3 और इसका वर्ग। क्लियर। प्लस y1 का मान 0 माइनस y2 का मान 4 का वर्ग। तो यहाँ पर जब हल करेंगे तो हो जाएगा 0 में 3 जोड़ेंगे 3 ही, और 3 के 9, और प्लस 4 के 16, क्योंकि माइनस का 4 है और माइनस के 4 का वर्ग करेंगे तभी कितना आएगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। 16 9 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। सो 5 इज द राइट आंसर। देखिए इस क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर होगा, 5A। 10 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने है, ये कह रहा है कि बिंदु -2 4 और -2 10 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक। इसके मध्य बिंदु का निर्देशांक पूछ रहा है। तो देखिए मध्य बिंदु का मतलब यही होता है, सीधे मैं यहीं पर बता दे रहा हूँ कि x1 प्लस x2 और बटा में होता है 2, और फिर होता है y1 प्लस y2 बटा में 2। क्लियर। अब देखिए x1 का मान कितना है, -2, और x2 का मान -2। आज जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस के कितना बन जाएगा, 4, यानी कि -4 और बटा में 2, तो 2 दूनी के 4 कितना गया, -2। अब पहला वाला में देखिए -2, तो है तो ऑप्शन ऐसे ही खत्म, डी नंबर। अब बचा 2 गो, तो 2 गो के लिए y1 प्लस y2 करना है, यानी कि 10 और 6 16। तो 16 में जब 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 8, इसलिए ए इज द राइट आंसर। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन 11 नंबर पर। कितना नंबर, 11 नंबर। ये क्वेश्चन सब इम्पोर्टेंट है, सब देखिएगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज ABC में AD लंब BC हो तो AD स्क्वायर बराबर होगा। देखिए इसको समझ लीजिए, कौन सा त्रिभुज कह रहा है, ये जो त्रिभुज कह रहा है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। देखिए मैं यहाँ पर एक समबाहु त्रिभुज बना दिया ABC। क्या बना दिया, ABC। ये एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी सभी भुजा बराबर है, ABC। क्लियर। अब देखिए, अब जब सभी भुजा इसका बराबर है तो ये कह रहा है कि AD लंब BC पर एक लंब डाला गया, BC नीचे है ना, तो इसलिए BC पर लंब डाला गया। कहाँ से, AD से। तो ये AD लंब किस पर हो गया, BC हो गया। AD लंब है BC पर, यानी यहाँ का 90 डिग्री है। तो कह रहा है कि AD का स्क्वायर किसके बराबर होगा, AD का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर होगा। तो लिखेंगे त्रिभुज ADC में, किसमें, ADC में, यानी कि ADC में, इसमें देखना है। तो है तो 90 डिग्री का हो गया। तो 90 डिग्री का जैसे हुआ, आप लोग जानते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, यानी L लिख दे रहा हूँ, प्लस आधार का वर्ग A। ठीक। अब देखिए, अब यहाँ पर देखेंगे जब कर्ण का वर्ग, तो कर्ण कितना है, AC। तो क्या लिखेंगे, सीधे AC का वर्ग बराबर L का मान कितना है, AD। तो लिखेंगे AD का वर्ग और प्लस A, यानी आधार कितना है, CD, तो CD का वर्ग।
अब हम लोगों को जो है AC को हटाना है, क्योंकि सारा ऑप्शन में CD दिया है, CD दिया है, ठीक। तो AC को हटाना है ना। तो आप जानते हैं कि AC जो है वो किसके बराबर होता है, AC जो है BC के बराबर है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, इसलिए AC बराबर BC बराबर AB। इतना क्लियर है। अब ये बताइए, जब AC BC के बराबर है, AB के बराबर है, तो हम लोग BC को ही लिया जाए, क्योंकि BC के रूप में ही BC AD बराबर निकालना है। तो AD बराबर निकालना है तो CD के रूप में करना है सबको। तो CD के रूप में तभी होगा जब हम BC को लिखेंगे। तो BC को लिख सकते हैं, यानी कि ये जो मध्य बिंदु है, ये बताइए मध्य जब भी किसी केंद्र से निकलती है तो जिस पर लंब पड़ेगी उसका मध्य बिंदु होगा, यानी कि BD बराबर क्या होगा, CD। तो वैसे ही AC के स्थान पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC लिख सकते हैं। तो BC लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए क्या करना है, AD का वर्ग, AD आई ना है, तो AD का हम लोगों को वर्ग लिखना है। तो AD का वर्ग है, पहले नंबर हम लोग किसका मान निकालना है, तो क्वेश्चन में देखिए AD का स्क्वायर लिखा है, AD का मान निकालना है ना। तो लिखेंगे AD का वर्ग बराबर AC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। अब AC को हटाना है, तो क्या जब हम लोग AC को हटाना है तो यहाँ पर 2CD नहीं लिख सकते हैं, AC की जगह पर पहले BC लिख लीजिए, तो अब समझ में आएगा। AD का वर्ग बराबर AC बराबर BC है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे BC का वर्ग माइनस CD का वर्ग। इतना क्लियर। अब देखिए BC का जो हम लोग मान है, BC को 2CD नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी बराबर है, अभी बराबर है। तो एगो हाई CD है, इसको भी मान लीजिए CD, तो CD 2CD, तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे 2CD का वर्ग, 2CD का वर्ग माइनस CD का वर्ग, CD का वर्ग। क्लियर। अब दो दूनी के 4CD स्क्वायर हो जाएगा और माइनस CD स्क्वायर। तो 4CD में से एगो CD जाएगा तो कितना बचेगा, 3CD के स्क्वायर। इसलिए AD के स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 3CD के स्क्वायर। D इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः दिया है, तो BC का मध्य बिंदु D है, तो AD की माप होगी। इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब हम लोग, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है, थोड़ा सा चित्र बनाकर हल कर देना है। आगे चलते हैं। आगे दिया रहा है कि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। किसका मान 2 होता है ये बताइए आप लोग। तो काश 60 अंश का मान 1/2 होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब काश 60 अंश का मान कितना होता है, 1/2 होता है, जानते हो। तो काश 60 अंश का मान जब 1/2 होगा तो इसको उल्टा करोगे तो 2 नहीं आ जाएगा, क्योंकि 1/cos थीटा के बराबर क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा का मान निकालना है तो 2 हो जाएगा। तो 2 किसका मान हो जाएगा, 60 अंश का, इसलिए 60 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आगे चलते हैं। आगे कह रहा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये देखिए, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। कोसेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा पहले से है। ये तो कोसेक स्क्वायर का सूत्र होता है, ध्यान रखिएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा 1। और इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है साइन स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा, यही सूत्र होता है। तो इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अब चलते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई स्क्वायर है, तो उसके आधार की त्रिज्या बताइए। तो उसके आधार की त्रिज्या आपको बताना है। तो जैसे ही हम लोग इसको हल करेंगे तो आधार कितना होता है, गोल ही नहीं होता है, तो इसलिए इसका सूत्र हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक, पाई आर स्क्वायर जैसे ही हम लोग लगाएंगे तो बराबर में कितना पाई, 9 पाई। पाई से पाई खत्म, आर का मान 3 इज द राइट आंसर। क्लियर। अब आगे चलते हैं 16 नंबर पर, ध्यान रखिएगा। ठीक, यदि आप इसमें कोई त्रुटि भी है तो आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाला वर्ग का क्षेत्रफल है। ये बताइए। मैं यहाँ पर यहीं पर बता दे रहा हूँ इसको। मैं यहाँ पर एक वृत्त पहले बनाऊंगा। पहले क्या बनाऊंगा, वृत्त। जैसे यहाँ पर जैसे ही एक वृत्त बनेगा ना, तो वृत्त बन गया। उसके बाद इसमें हम एक वर्ग बना रहा हूँ जिसकी सभी भुजाएं बराबर है, मान लीजिएगा। ठीक है, तो सभी भुजाएं बराबर है, बीच में केंद्र है। यहाँ से जैसे ही मैं खींचूंगा तो केंद्र से होकर एक लाइन जा रही है। ये बताइए, ये वृत्त का व्यास नहीं हो गया। और जैसे ही ये वृत्त का व्यास यानी डायमीटर हुआ, तो जब ये डायमीटर हो गया वृत्त का, तो 2 भागों में बट गया है। और यहाँ पर बन रहा है कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो आप लोग देख सकते हैं कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो एक सूत्र होता है कि विकर्ण बराबर वर्ग का विकर्ण यदि निकालना हो, विकर्ण तो होता है 2 गुणे भुजा, 2 गुणे भुजा। तो 2 गुणे भुजा, अब विकर्ण कितना हो गया, 2r,
तो 2r का मान कितना है 4, 4 तो r का मान है, तो 4 दूनी 8, तो 8 बराबर 2 गुणे भुजा। तो भुजा का मान कितना हो जाएगा 8/2 यानी कि 4। और जैसे ही 4 हुआ तो वर्ग का क्षेत्रफल 4 के 16। लेकिन कहीं पर तो गड़बड़ हो रहा है थोड़ा सा, कौणी में 2 होता है, सॉरी यहाँ पर देखिए कौणी में 2 होता है भुजा। तो जैसे ही कौणी में 2 होगा तो 4 दूनी 8 हुआ है, तो 8 बटा कितना हो जाएगा कौणी में 2, क्योंकि 4 सेंटीमीटर भुजा है, तो 8 बटा कौणी में 2। अब इसका यदि वर्ग करेंगे तो 8 है 64, अब बटा में 2, कौणी 2 से कौणी 2 हट जाएगा, तो आ जाएगा 32 इज द राइट आंसर। क्लियर? नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ये माध्य वाला सवाल है, इसको आप लोग करेंगे, आप लोग करके इसको बताइए। ठीक, मैं 1-2 क्वेश्चन सिर्फ आप लोग के लिए छोड़ रहा हूँ कि आप लोग कमेंट में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, बस इसी के लिए, और कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। पासे को एक बार फेंका गया है तो अभाज्य संख्या कितनी है आप खुद देखिए, पासा पर 6 अंक होता है। अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जो एक और स्वयं से कटे, जो एक और स्वयं से कटे। तो अभाज्य संख्या हो जाएगा, एक अभाज्य संख्या तो नहीं होगा, एक अभाज्य संख्या में नहीं आता है, ध्यान रखिएगा। तो 2 लेंगे, 2 के बाद 3 अभाज्य संख्या है, उसके बाद 5, तो 3 अब बटा टोटल अंक कितने होते हैं 6, यानी 3 दूनी 6 आ जाएगा, 1/2 इज द राइट आंसर। आप लोग को समझ में आया होगा, क्योंकि प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल घटना बटा कुल घटना। ठीक, अब देखते हैं 19 नंबर। यदि किसी आवृत्ति वितरण का माध्य 20.5 है और माध्यिका 21 है तो बहुलक। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है। आप लोग बस यही याद रखिएगा एक बात कि 3 मीडियन बराबर 3 मीडियन यानी कि माध्यिका 3 माध्यिका बराबर तो आप लोग को यही याद रखना है कि 3 माध्यिका बराबर होता है 2 मीन यानी कि 2 माध्य और प्लस एगो बहुलक। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो मान दिया है वो आपको सामने दिया है 20.5, किसका मान माध्य का मान, तो माध्य का मान दिया है 20.5 यानी 2 गुणे 20.5। क्लियर? बहुलक हम लोग को निकालना है। ठीक, बहुलक यानी मॉड हम यहाँ पर लिख देना है 3 इंटू माध्यिका का मान दिया है 21, कितना दिया है 21, तो 21 यहाँ 63 और बराबर 20 दूनी 40 और एक कितना हो जाएगा 41 प्लस मॉड। अब ये इधर प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 63 में से जब हम लोग 41 घटाएंगे तो 3 में से 1 जाएगा 2 और 6 में 4 जाएगा 2 यानी 22 इज द राइट आंसर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 22। क्लियर? अब चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। ये 19 नंबर हो गया, लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आप लोग जानते हैं कि किसी भी प्रायिकता का मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। तो देख लीजिए 1 किसका मान है, देखिए इसमें जब भाग देंगे तो 1 दशमलव कुछ आएगा, तो 1 दशमलव कुछ का मतलब 1 से बड़ा हो गया, यानी कि यह प्रायिकता के अंदर नहीं है। प्रायिकता तभी होता है जब 0 से बड़ा और 1 से छोटा रहता है, इसी के बीच में प्रायिकता कहलाता है। देखिए ये बड़ा हो गया, अगर छोटा देता तो वो भी नहीं होता। तो थैंक यू वीडियो को इतना देखने के लिए, आप सभी को धन्यवाद। चैनल को सपोर्ट करते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर भी कीजिए। और यदि आप लोगों की कोई समस्या हो तो कमेंट में बताइए, मैं ज़रूर उसका समाधान करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, जय हिंद।